वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में दिल्ली सल्तनत को फिर से एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है दिल्ली सल्तनत का साहित्य। दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में हम जानेंगे। साहित्य का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत के शासन काल में कौन कौन सी फेमस किताबें जो हैं वो किसी फेमस पर्सन के द्वारा लिखी गई हैं। ऐसी कौन कौन सी फेमस किताबें हैं जो दिल्ली सल्तनत के उस शासन काल में लिखी गई हैं। तो जैसे सबसे पहले जो पर्सन है उनका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं। जैसे जिस तरीके से भारत में और भी विदेशी यात्री भारत घूमने आए थे, लेकिन लगभग 10 साल 15 साल कोई 20 साल तक जो है वो भारत में रह गया। जब वो भारत में रहा तो उन्होंने भारत के लोगों के साथ रहना सहना सीखा और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ किताबें लिखी जिनसे हमें ये जानकारी मिली कि भारत के लोग जो हैं वो कैसे हैं। ठीक है, भारत में एक यात्री आए थे जिन्होंने ये भी बताया था कि भारत के लोगों को लिखने की कला नहीं आती है, जिनको आर्ट ऑफ राइटिंग है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एक पर्सन वो आया था जिसने बोला था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं परंतु नेचर वाइज जो है वो सॉफ्ट होते हैं। ऐसे भी पर्सन आए थे। तो अलबरूनी की बात करें, इन्होंने एक बुक लिखी है और ये बुक, अलबरूनी जो था वो एक अरबी विद्वान था जिन्होंने भारत और प्रारंभिक शासकों पर जो था वो लिखा था। यानी कि जब भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, जब भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई तो इनके द्वारा बुकें लिखी गई। उसके बाद मिनहास उस सिराज की बात कर रहे हैं। इन्होंने इल्तुमिश, इन्होंने जो एक बुक लिखी है नसीरी करके एक बुक है, वो इल्तुमिश के शासन काल को बताती है। इल्तुमिश का शासन काल कैसा था? आपको पता है कि इल्तुमिश जो था उसने कुतुब मीनार को रिकंस्ट्रक्ट करवाया दोबारा से, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुतुब मीनार को खत्म या पूरा का पूरा बनाई जो है वो किसने बनाई है? इल्तुमिश ने बनाई। हालांकि काम उसने शुरू नहीं किया था, काम की शुरुआत थी वो किसकी थी? वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, लेकिन उसको खत्म किसने करवाया? इल्तुमिश ने करवाया। तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को भारत का कुछ नाम दिया गया है, भारत का तोता कहा जाता है इसको। ठीक है, पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं? आमिर खुसरो को जानते हैं। और ये किसके दरबार में था? खिलजी के दरबार में। ठीक है, खिलजी के दरबार में था। वहां पे जो है वो इसने लैला मजनू नामक एक पुस्तक जो है वो लिखी है। हिस्ट्री में एक और बुक हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, वो है पद्मावत। उसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी जिसमें जो राजपूत के जो राजा थे, राजा रावल सिंह करके शायद उनका नाम है, तो उनकी लड़ाई हुई थी खिलजियों के साथ। तो वहां पे जो रानी पद्मावती थी उन्होंने अपने आप को आग के अंदर भेज दिया था, वो खुद को उन्होंने सती बना लिया था। तो वो वही उसी तरीके से वो जो फेमस किताब थी वो थी पद्मावत, उसको लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। वो भी अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी को बताता। उसी तरीके से लैला मजनू जो है वो अमीर खुसरो की किताब है, और अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबार के कवि थे? खिलजी के दरबार के कवि थे। उसके बाद और भी कुछ फेमस बुकें जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी उनके विक्ट्रीज थी, जो भी उन्होंने युद्ध जीते थे उनके बारे में बताया गया। उसके साथ साथ जो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर जो शासन किया गया था उसके बारे में भी इस बुकों में जो है वो लिखा गया। और ये फेमस फेमस किताबें जो हैं वो सारी किसके द्वारा लिखी गई हैं? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक बन रही है वो कौन सी बन रही है? वो है लैला मजनू। लैला मजनू नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अमीर खुसरो ने। ठीक है, और ये किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के जो थे वो कवि थे। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक और बुक लिखी गई जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का काव्यात्मक वर्णन था। यानी कि जो खिलजी था वो कविताएं भी सुनाता था, या फिर जो राजा महाराजा होते थे उनका कुछ इस तरीके से जीने का स्टाइल होता था कि अपनी जो राज दरबार होता था उनका, वहां पे कुछ लोगों को बुलाया जाता था, वो डांस करते थे, वो कोई ना कोई कहानियां या कोई ना कोई पोइट सुनाते थे। तो जब अलाउद्दीन अपनी कविताएं सुनाता था तो उसके बारे में भी अमीर खुसरो ने क्या लिखी है? एक बुक लिखी है। उसके बाद है जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने इनकी जो बुक है उसमें किस वंश के बारे में जानकारी है? तुगलक वंश के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो भारत में जो तुगलक वंश आया था उन्होंने भी काफी तबाही मचाई थी।
ठीक है। एक शासक और आया था जिसका नाम था बलवन, जो भारतीय इतिहास का ऐसा शासक था जिसने ये बोला था कि ईंट का जवाब ईंट से ही दिया जाएगा, खून का जवाब खून से, लौह रक्त की नीति अपनाई थी कि खून का बदला खून से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासन का जो है वो अपनी कॉपी, इनकी जो बुक थी वहां पे उसका ब्यौरा जो है वो दिया है। फिर उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने अपने शासनकाल का विवरण दिया, यानी कि अपने द्वारा ही अपनी जीवनी की बुक जो है वो लिखी गई है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाही एक बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और उस बुक में जानकारी किसकी है, उस बुक में जानकारी उसके खुद की है कि उसने किस तरीके से अपना राजपाट जो है वो संभाला है। उसके बाद बात करें अलबरूनी, फिर से एक बुक लिखी गई जिसमें भारतीय विज्ञान और समाज के बारे में बताया गया है, इंडियन साइंस के बारे में बताया गया। उसके बाद अलबरूनी की एक और बुक है जिसमें खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो बुकों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुनान ए मसूदी एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई। तो इस पेज में आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक ये वाली आ रही जिसमें जो राइटर है वो खुद वही पर्सन है, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आएंगे, अलबरूनी की एक और बुक है जो कि किसके बारे में बताती है, खनिज विज्ञान के बारे में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा पर्सन आया था इतिहास में, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा फेमस पर्सन आया था, ऐसा कौन सा फेमस कवि आया था जिसने साइंस के बारे में अलग अलग बुकें लिखी हैं। तो उसका नाम क्या था, अलबरूनी। चाहे वो भारतीय साइंस है, चाहे वो खगोल विज्ञान है, या फिर वो खनिज विज्ञान है, तो उसका नाम था अलबरूनी। नेक्स्ट आता है फिरोजाबादी। फिरोजाबादी जो था वो एक ऐसी बुक थी जिसमें अरबी शब्दों का शब्दकोश था। जैसे हम डिक्शनरी लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो डिक्शनरी जो है वो एक सबसे फेमस कंपनी है डिक्शनरी की, कौन सी है वो, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी भी है और ऑक्सफोर्ड कंपनी जो है वो एक डिक्शनरी भी सेल करती है। तो उस तरीके से अरबी शब्दों की डिक्शनरी जो है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है, फिरोजाबादी के द्वारा। नेक्स्ट आता है हसन निजामी, इसके द्वारा इल्तुमिश और गुलाम वंश का इतिहास लिखा गया। हालांकि ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आते हैं, एक जो राजा था उसने दूसरे को मारा था, या दो दूसरे के वहां पे गुलाम थे, बाद में पुराने राजा जो थे वो मर गए और गुलाम वंश की भारत में क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है अबू बकर, उसके बाद है बुखारी, और फिर है आमिर खुसरो। तो इस तरीके से अलग अलग इतिहास का विवरण बताया गया, जैसे सिंध क्षेत्र है, फारसी है, या फिर कोई काव्य संग्रह है, इसके बारे में हल्का सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन से फेमस पर्सन ने कौन सी बुक लिखी थी और वो किस चीज के साथ जुड़ी है। हालांकि पेपर में सबसे ज्यादा बुकों के क्वेश्चन जो है वो आपके मुगल एम्पायर से आते हैं, बाबरनामा, अकबरनामा, ठीक है, जहांगीरनामा किसने लिखी, ठीक है, और किस चीज के लिए वो बता रही बुक, ठीक है। नेक्स्ट है फिरदौसी, ये क्वेश्चन शाहनामा, ठीक है, फिरदौसी की बुक कौन सी है, शाहनामा, ये आपको पता होना चाहिए। ये महमूद गजनबी के शासनकाल का वर्णन देती है। और महमूद गजनबी एक ऐसा शासक था जिसने भारत में कितने आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण किए थे। और कब से कब तक किए थे, 1000 से लेके 1001 या 1000 से लेके लगभग 1027 तक, लगभग 17 बार उसने आक्रमण किया। और उसी के बीच में हमारे हिमाचल का भी एक किला आता है, वो है नगरकोट किला, कांगड़ा किला, उसके ऊपर उसने आक्रमण किया। उसके बाद शिवजी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर, उसको भी किसने लूटा था, महमूद गजनबी ने लूटा था, ठीक है। उसके बाद है इब्न बतूता, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ये था मोरक्को का, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, भारत आया था ये, ठीक है। और इसने भारतीय जो यात्राएं हैं उनकी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से भारत में एंटर किया जाता है, या किस तरीके से यात्री भारत में आते हैं। अब आपको इतना पता है कि भारत में जो प्रवेश द्वार है इतिहास का, वो हम किसको जानते थे, मुल्तान और पंजाब को। अगर वो प्रवेश द्वार वहां पे भारत को मिल जाता है तो आसानी से कोई भी यात्री जो है वो भारत में एंटर कर सकता, तो उसकी जानकारी है। उसके बाद आमिर खुसरो की 3 किताबें और हैं जिसमें जलालुद्दीन खिलजी का है, या कोई भी साहित्यिक कृतियां जो हैं वो वहां पे बताई गई। तो इसमें से इस पूरे के पूरे
इस साहित्य में से आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। जैसे सबसे पहला तो आपका ये बना, यहाँ पे लैला मजनू किताब किसने लिखी है? तो अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है, अमीर खुसरो था क्या एक्चुअल में? कवि था। किसके दरबार का? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की बुक है जिसने अपनी जीवनी खुद ही लिखी है। उसके बाद मैंने फिरोजाबादी बता दी जो कि अरबी भाषाओं का शब्दकोश है। और एक और मैंने बताई फिरदोशी। फिरदोशी जो है, जो पर्सन था, उसने कौन सी बुक लिखी है? शाहनामा बुक। ठीक है, और उसमें बताया किसके बारे में गया है? महमूद गजनवी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। इसके बाद अमीर खुसरो की और ज्यादा किताबें हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेन जो चीज है इसामी वाली याद रखनी। इसामी ने बहमनी राज्य का इतिहास लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का इतिहास की बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसामी के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी फेमस फेमस बुकें जो हैं वो फेमस पर्सन के द्वारा लिखी गई, लेकिन लिखने वाले पर्सन कौन होते थे? किसी ना किसी राजा के दरबार के मुख्य कवि होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्ता प्रथा। अब क्या थी ये? इसके साथ फेमस टैक्स आएंगे, जिसमें से इतिहास का सबसे फेमस टैक्स आएगा जो है जजिया टैक्स। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इक्ता प्रथा की बात करते हैं कि इक्ता प्रथा है क्या। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? मोहम्मद गोरी ने। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। अब इक्ता सिस्टम है कि एक्चुअल में, उसके बारे में देखते हैं। इल्तुमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। देखिए, इल्तुमिश जो भी जीत के आता था, जितना भी साम्राज्य उसके पास था, उसने अपना सारा का सारा साम्राज्य जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब इसे ही क्या कहा जाता है एक्चुअल में? इक्ता कहा जाता है। इक्ता का मतलब क्या हुआ? अपने साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्ता बोलते हैं। ठीक है, और वो भी छोटा छोटा हिस्सा जो तोड़ा जाता था उसे क्या कर दिया जाता था? बांट दिया जाता था। जैसे अगर मैं मेन राजा हूं, ठीक है, तो जो भी मेरा हिस्सा है, मैंने कुछ हिस्सा किसी और के नाम कर दिया, कुछ किसी और के नाम कर दिया, कुछ किसी और के नाम कर दिया। तो ये किसके किसके हिस्से में जाते थे? जो इल्तुमिश के उत्तराधिकारी होते थे, यानी कि इल्तुमिश की डेथ के बाद जो उस साम्राज्य को संभालेंगे, चाहे वो उसके दरबार के मंत्री हो, उसका बेटा हो या उसकी बेटी हो। और इल्तुमिश की जो बेटी थी वो तो ऐसी फर्स्ट लेडी बनी थी जिसने पूरे भारत के ऊपर शासन किया। उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है, इन पदाधिकारियों को इक्तादार, मुक्ति या फिर बली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके मीनिंग क्या है? कई बार मीनिंग का क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? वेदों का मीनिंग क्या होता है? वेद का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, उसी तरीके से और भी मैंने कुछ ऐसे वर्ड आपको हिस्ट्री में करवाए थे जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो बली के नाम से भी किसको जानते हैं? इक्ता को जानते हैं। इक्ता है कि एक्चुअल में जो भी इल्तुमिश, उसने छोटे छोटे साम्राज्यों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, तो उसी को क्या बोला जाता था? इक्ता। बट एक्चुअल में शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने की थी, जो कि भारत आने वाला सबसे पहला मुस्लिम जाना जाता है। ठीक है, राजस्व व्यवस्था में इक्ता का अर्थ क्या है? उस भूमि या भूमि राजस्व से था जिसे शासक किसी व्यक्ति को दान में या फिर उसके हिस्से में वो दे देता था कि हाँ जी ठीक है, अब इस साम्राज्य को आप संभालो। तो राजस्व व्यवस्था का मतलब है जो रेवेन्यू सिस्टम होता है। रेवेन्यू सिस्टम में जमीन से ज्यादा का ज्यादा जो है वो हमारा रिलेशन रहता है जमीनी से, यानी ये हिस्सा जो वो इस बड़े भाई का होगा, ये हिस्सा छोटे भाई का होगा, और उसके बाद का हिस्सा जो हो किसी और पर्सन के नाम दे दिया जाए। तो इक्ता प्रथा एक्चुअल में बताती किसको है? राजस्व व्यवस्था को। और राजस्व व्यवस्था किसके साथ जुड़ी है? वो भूमि के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट, इक्ता धारक जो होते थे वो सुल्तानों की क्या करते थे? सेवा करते थे। अब मेन सुल्तान कौन आया? मेन सुल्तान कौन आया? इल्तुमिश। इल्तुमिश ने इक्ता प्रथा लागू की। इक्ता प्रथा से क्या हुआ? उसका साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे उसका बड़ा बेटा, मान के चलो ये बड़ा बेटा आ गया, फिर उसका मिडल वाला कोई बेटा आ गया, फिर उसकी कोई बेटी आ गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे उनकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे, उस राजा की सेवा करेंगे। यानी कि इक्ता के साथ उनको क्या मिल रहा है? एक तो जमीन मिल रही है, तो जमीन के बदले वो क्या करेंगे? फिर उनकी
सेवा करेंगे। उसके ऊपर जो भी टैक्स है, जो भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो उस राजा को दिया जाता था। बलबन के समय इक्ता प्रथा में, जो इक्ता प्रथा थी, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया गया था? भ्रष्टाचार पाया गया। अब जिसके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो तो अंगूठा लगा के किसी की जमीन को किसी और के नाम कर सकता है। तो इतिहास में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। आपने भी सुना होगा कि एट प्रेजेंट टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 100 करनाल से ज्यादा जमीनें हैं। वो कहाँ से आई? उनके दादा परदादा तो कोई ऐसे खास नहीं थे, पर सुनने में ये आता था कि उनके दादा परदादा जो थे वो कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, एक आध कोई ऐसा पर्सन। तो वो एक बार वो लकीर लगा गया है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट टाइम क्या, फिर उनके पास वो दुनिया भर की जमीनें हैं। कि जैसे अब आपको पता, अगर आप यहाँ के निवासी हैं पालमपुर के, तो आपकी जमीन कहाँ पे होगी? पालमपुर में ही होगी। या फिर आपकी ज्यादा से ज्यादा जमीन कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपकी शादी हो रही है, 2-3 जगह पे ही। अब पालमपुर की जमीन जो हमीरपुर में मिल रही है, हमीरपुर के किसी निवासी की जमीन जो वो किसी दूसरे कोने में मिल रही है, तो कहाँ से है ये? वो किसी न किसी तरीके से वो सिस्टम ऐसा बना गया था उस पुराने इतिहास में कि वो अंगूठा लगा के या लकीर लगा के जमीन उसके नाम कर दी जाती थी। अब सारा डिजिटल सिस्टम है। तो बलबन के शासनकाल में क्या हुआ? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मिला था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादातर हिस्सा जो है वो इक्ता भूमि को खालिसा में वापस ले लिया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय ये वंशानुगत होगी। वंशानुगत होने का मतलब क्या है कि अगर, हाँ, कि अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उसका जमीन का हिस्सा किसको मिलेगा? फिर उनके बेटे को मिलेगा। बेटे की डेथ हो जाती तो बेटे के बाद वो किसको मिलेगा? उसकी बेटी या उसके भी आगे नेक्स्ट जनरेशन को दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसके उत्तराधिकारियों को देते थे। कुछ हिस्सा मंत्री को दे दिया, कुछ किसी कवि को दे दिया, कोई ऐसा पर्सन जो उसके लिए कोई खास हो तो उसको एज ए गिफ्ट दे दिया कि हाँ जी, इससे जो भी रेवेन्यू आए वो हमें देता रहे। बट एट प्रेजेंट टाइम ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी। तो सबसे पहले विलेज इकोनॉमी की बात करते हैं। इबन बतूता के अनुसार, क्योंकि इबन बतूता भारत आने वाला यात्री है जो कि कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया। अब ये जानकारी जो हमें पता चली है उन्हीं यात्रियों से पता चली जो भारत में लगभग 10-10, 15-15 साल के लिए रहे हैं। और उनका मेन काम ही क्या था? वहां पे जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। जो कवि होते थे, जो संगीतकार होते थे, या कोई और पर्सन होता था, वो तो राजा को ही सारी की सारी अपनी वो सारी चीजें भेंट करता रहता। जैसे राजा ने बोला कि आज मेरा कविता सुनने का मन है, तो जी कवि को बुला लो। तो कवि फिर जो वो अपनी कविताएं सुनाता था। किसी ने बोला कि हाँ जी डांस देखने का मन है, तो फिर वो डांसरों को जो है बुलाया जा रहा है। लेकिन ये जो इबन बतूता था, ये कौन था? ये यात्री था। ये उसके दरबार में मेहमान था, तो इसको कोई काम नहीं था। इसको जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ वहां घूमना, ठीक है, राजा के साथ जो है थोड़ी बहुत बातचीत करना, ठीक है। जैसे अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनसे कोई काम लेते हैं? नहीं लेते हैं। हम उनसे कोई काम नहीं लेते, हम उनसे कोई काम नहीं लेते हैं, ठीक है। बल्कि हम उनको अपने बारे में बताते हैं कि हाँ जी ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, हमने ये पौधे लगाए हैं, आज हम आपको घुमाएंगे। जैसे दिल्ली से कोई अगर आपके घर मेहमान आ जाता है तो आप उसको अपने घर के आसपास का एरिया दिखाएंगे, ठीक है। कोई घुमाने ले गए आप उसको, ऐसे होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही थी। तो इबन बतूता के अनुसार ही हमें चीजों का पता चला। उसने बोला कि वहां की मिट्टी जो थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी। पता कैसे चला? कि एक वर्ष में कितनी फसलें वो दे देते थे? 2 फसलें जो थी वो दे दी जाती थी, जिसमें गेहूं भी हो सकती थी और धान की खेती भी की जा सकती थी। और धान की खेती, चावल की खेती जो साल में कितनी बार हो सकती थी? 3 बार, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब क्या है, जो फर्टिलाइज लैंड होती है, आप उसके ऊपर कोई भी अगर पौधा लगा रहे हैं वो आप बिना मौसम के भी उगा सकते हैं। जैसे आजकल का जो सीजन है वो किसका है? गेहूं का सीजन है। अगर धान लगा दिए जाएं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं धान को पॉली हाउस के अंदर लगाया जाए तो वो लग पड़ेंगे। क्यों लग पड़ेंगे? क्योंकि हमने टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग मेंटेन किया। जो वातावरण उस धान के प्लांट को चाहिए तो वो हमने खुद उसको जनरेट किया, तो वहां पे पैदावार की जा सकती है। इसके साथ साथ तिल, गन्ना, कपास की खेती होती थी, ठीक है। और कुछ और चीजें जो है वो वहां पे हमें जानकारी मिली है। बोलने का मतलब है कि इबन बतूता ने हमें ये बोला कि वहां की मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ थी। अगर मिट्टी उपजाऊ थी तो इसका मतलब है फसलें ज्यादा होंगी।
फसलें ज्यादा होंगी तो कमाई ज्यादा होगी, तो फिर उनके ऊपर क्या लगा दो, टैक्स लगा दो। ठीक है। किसान जनसंख्या का अत्यधिक बड़ा हिस्सा था। उस टाइम के लोग ज्यादातर किस चीज के साथ जुड़े थे, किसान। अगर जमीन अच्छी है तो खेतीबाड़ी करते होंगे, तो किसान थे। देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार अकाल पड़ते थे, युद्ध होते थे, जिससे किसानों की कठिनाइयां बढ़ जाती थी। जैसे किसी राजा ने किसी दूसरे के साथ युद्ध करना है, तो वो एक ही बारी में हाथी घोड़ों के ऊपर जो थे अनाज लेके जाते थे। ठीक है। अब एट प्रेजेंट टाइम अगर हम यहाँ की लोकल की बात करें, पालमपुर की बात करते हैं, तो पालमपुर में जो एग्रीकल्चर पर्पज से चीजें तैयार की जाती हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित हैं। जैसे 2 खेत लगाए हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी पौधा लगाया, मटर के पौधे लगाए मान के चलो, या कोई और सब्जी लगाई, तो सिर्फ अपने तक, ताकि हम अपनी फैमिली तो को वो चीजें पहुंचा पाए। लेकिन अगर यही चीज लाहौल स्पीति के साथ की जाए, यही चीज जो है वो आपका जोगिंदरनगर वाला एरिया है, बरोट वैली है जैसे, ठीक है, तो वो अपने पर्पज से नहीं उगा रहे हैं। वो सामान कहाँ जा रहा है, पूरे के पूरे भारत में जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई सेब का पौधा लगाता है, तो उसमें गिन चुन के 10 12 15 20 सेब लगेंगे। अगर चंबा में कोई उगा रहा है, तो वो किस पर्पज से उगा रहा है, वो बिजनेस के पर्पज से। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि किसानों की कठिनाइयां बढ़ जाती थी, क्योंकि जब युद्ध या अकाल पड़ते थे, तो सारे के सारे राजा उनके ऊपर हावी हो जाते थे कि अब हमें ये सारी की सारी चीजें चाहिए। ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं, और छोटे जो जमींदार थे वो जीवन स्तर का आनंद लेते थे, अपने पास भूमि रखते थे। ठीक है। और राजा को क्या देते रहते थे, वो लगान देते रहते थे, टैक्स देते रहते थे। जब एक बार टैक्स दे दिया, तो इसका मतलब है कि फिर आप जो है वो इंडिपेंडेंट है, आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप फ्री हैं, आप अपना आराम से जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, तो जब भी किसानों की बात आई, तो उनके साथ क्या चीजें जोड़ी गई, कर जोड़े गए। तो ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से कर थे। उशर कर था, खराज कर है, खम्स कर है, जजिया कर जो कि इतिहास का सबसे फेमस कर है, जकात कर है, और उशर कर है। अब ये जितने भी राजा थे, ये टैक्स लगा के तो गए, लेकिन कोई नया राजा आया होगा जिसने इस टैक्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर उसके बाद कोई और राजा आया होगा जिसने टैक्स को फिर से शुरू कर दिया। उसके बाद फिर से राजा आया जिसने टैक्स को फिर से बंद कर दिया। तो इतिहास में चीजें चलती रही। ये मुसलमानों पर भूमि की कुल उपज पर लगाया जाने वाला कर था। इसकी दर लगभग 5% से 10% तक लगाई गई, और ज्यादातर ये चीजें जो थी वो किस पर लगाई गई हैं, भूमि पर लगाई गई। ये जितने भी टैक्स हैं वो किस चीज से जुड़े हैं, सारे के सारे किस चीज के साथ जुड़े हैं, जमीन के साथ जुड़े हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि पर 10%, और अगर कृत्रिम साधनों से अगर आपने सिंचाई करनी है तो कितना परसेंट रेट लगाया जाता था, 5% जो है वो रेट लगा दिया जाता था। ठीक है। ये वहां का कुछ ऐसा सिस्टम था कि जिस तरीके से प्रॉपर एक रेवेन्यू जो है वो वहां पे जनरेट हो पाए। अब नेक्स्ट अगर बात करें, सबसे पहले है खराज। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। लगाया किसने, मुसलमानों ने। मुसलमानों के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है। मुसलमानों के द्वारा ये टैक्स जो है वो लगाया जाता है। पर मुसलमानों जो टैक्स लगाया वो किसके ऊपर लगाया, गैर मुसलमानों पर। खुद के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। जो मुसलमान नहीं थे, चाहे वो हिंदू हैं या किसी और कम्युनिटी से जुड़े, उनके ऊपर टैक्स है। तो सबसे पहले खराज टैक्स। खराज टैक्स जो है गैर मुसलमानों पर भूमि टैक्स लिया जाता था, और इसमें 2/3 मैक्सिमम और सबसे लोएस्ट 1/3 हिस्सा जो है वसूल लिया जाता था। यानी कि अगर किसी की इनकम 100 रुपया है, तो उसका मैक्सिमम 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा लगभग लगभग कितना आएगा, 66। और मिनिमम अगर हम चेक करें, तो इसका 1/3 हिस्सा कितना आएगा, लगभग 33 रुपए। तो 33 से लेके लगभग 66 रुपए तक आपका टैक्स बन जाता था, और बाकी हिस्सा आपके पास रहता था, वो कुछ भी लेके जा सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है खम्स। खम्स जो है युद्ध में लूटी गई संपत्ति और गड़े हुए खजानों पर लगाया जाने वाला टैक्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैक्स किस चीज के साथ रिलेटेड है। खराज जो टैक्स है वो जमीन के साथ रिलेटेड है। खम्स टैक्स जो है वो युद्धों के साथ रिलेटेड है। युद्ध में जो भी जीता हुआ सामान होता था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। कुल संपत्ति का 1/5 भाग था। एट प्रेजेंट टाइम हम भी टैक्स देते हैं,
जैसे एक आपका वो आता है ड्रीम 11 जैसे, ठीक है, अगर आपने 100 रुपया जीता तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब जिसने जो करोड़पति, जो जिसको बोला जाता है कि 1 करोड़ मिला होगा, वो एक्चुअल में 1 करोड़ नहीं मिलता है, उसका कुछ हिस्सा जो किसमें कट जाता है, टैक्स में कट जाता है। तो उसी तरीके से जो भी चीजें वहां पे जीती जाती थी, तो उस वो जो राजा थे वो वहां पे क्या लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें खम्स की, सुल्तान 1/5 भाग अपने लिए रखता था और 4/5 भाग जो है वो किसके किस में बांट देता था, सैनिकों में बांट देता था। यानी कि अगर 100 रुपया मिला है तो 100 रुपये का सीधा सीधा 20 रुपया जो है वो राजा खुद के लिए रख लेगा, और बाकी जो 80 रुपये हैं वो किसके हिस्से में दे दिए जाएंगे, सैनिकों के हिस्से में दे दिए जाएंगे कि हाँ जी आप बांट लो। ऐसे होता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे लोहड़ी वाला दिन होता है ना, ठीक है, अब हम तो नहीं जाते हैं लेकिन जो छोटे बच्चे जाते हैं, जो उनका एक मेन लीडर होगा जो बड़ा होगा, अगर 10 रुपए दिए तो 5 रुपए सीधे उसके खाते में, और जो छोटे छोटे होंगे उनको 1-1 या 2-2 रुपए दे दिए जाते हैं। ठीक है, जब हम गए अपने टाइम में तो हमने भी ऐसा ही किया होगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 हिस्सा जो है वो कहाँ पे रखा, राजकोष में रखा, और 1/5 हिस्सा जो किसमें बांटा, सैनिकों में बांट दिया। अब इन्होंने वहां पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया जीता किसी ने तो उसका 80 रुपया जो है वो कहाँ पे रख दिया, राजकोष में, इमरजेंसी के लिए, कि अगर कहीं पे अगर किसी को जरूरत पड़ी तो हम उस खजाने का यूज कर सकते हैं। और जिसने वो 100 रुपए जीते थे उसको 20 रुपया जो है वो वहां पे दे दिया गया कि आपको इनाम के तौर में 20 रुपया जो है वो मिला। हालांकि ये चीज है उसके लिए फिर क्या होगी, गलत होगी। इससे अच्छा कि वो राजा को बताए ही ना, तो सीधा 100 का 100 ही अपने पास रख ले। ऐसा ही होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जकात। जकात जो है अमीर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। जकात किससे लिया जाता था, अमीर जो मुसलमान थे उनसे लिया जाता था, और आय का 2/5%। जैसे हम भी टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, बैट है, सैट है, अलग अलग टाइप के टैक्स हैं, उस तरीके से यहाँ पे आय का लगभग 2.5% हिस्सा जो है वो जकात में दे देते थे। ये मुसलमानों के लिए कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। किसके कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए। उनके लिए कोई स्कीम बना दो, मान के चलो हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, वो बाद में हमारे लिए ही यूज किया जाता है। कोई पॉलिसी बना दी सरकार ने, ठीक है। अब अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट पूरे देश को चला रही है। अब एक एक पर्सन को उसकी नीड के हिसाब से सेटिस्फाइड करना तो मुश्किल वाला काम है। हालांकि ये तो फैमिली में नहीं हो पाता है, जो हेड ऑफ द फैमिली वही पांचों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा फिर तो। ठीक है, तो उस तरीके से तो पूरे भारत के लिए बात की गई है। तो जकात आपने ध्यान रखना है, मुसलमानों के ऊपर खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है जजिया। जजिया टैक्स जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और बदले में उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी किसके द्वारा दी जाती थी, सरकार के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, यानी कि जो मुसलमान थे वो गैर मुसलमानों से टैक्स ले लेते थे, और उनको बदले में क्या सिक्योरिटी देते थे कि हम आपकी जमीन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ऐसा ही है, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो गाड़ी की है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी तरीके से हम पैसा किसका लगता है, हमारा पैसा लगता है। तो कंपनी क्या क्लेम करती है बाद में, कंपनी ये बताती कि अगर आप हम हमारे से अगर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, महीने सॉरी साल की होती है, जैसे 10,000 की आपने इंश्योरेंस करवा ली, अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो खर्चा जो है वो कौन पे करेगा, फिर कंपनी पे करेगी। तो उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है कि हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, बाद में अगर हम हमारे साथ कुछ ऐसी कोई घटना हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं या जो भी चीज है, तो उसका खर्चा जो है वो कंपनी उठाती। तो वैसे इसी तरीके से गैर मुसलमानों से टैक्स ले लिया और बदले में उनको क्या दे दिया, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर इनको 12, 24 और 48 दिरहम जजिया जो थे वो देते थे। यानी कि उस टाइम की मुद्रा क्या थी, दिरहम थी। ठीक है, और एट प्रेजेंट टाइम दुबई में भी क्या चलता है, दिरहम ही चलता है। ठीक है, ये वहां की करेंसी है। भारत की करेंसी क्या है, रुपया, लेकिन उस टाइम पे वहां की करेंसी क्या थी, दिरहम थी। तो इस तरीके से
ये जजिया टैक्स जो था वो मुसलमानों के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।